बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वेब टीम में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्यावसायिक पर्यावरण। इसकी कुछ आईएमपी थ्योरी जानेंगे और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यूनिट 2 का है। इस पर एक लॉन्ग वीडियो बन चुकी है जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। हर यूनिट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बताया हूँ जिनको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 75 नंबर पा सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा। तो आज हम उन इम्पॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे जो मैंने बताया है। तो यूनिट 2 में मैंने बताया था भारत में बेरोजगारी के कारण दूर करने के उपाय, क्षेत्रीय असंतुलन, औद्योगिक रुग्णता। ये 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं इनको, डिटेल से समझते हैं क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, किनको छोड़ना है, किनको पढ़ना है, कैसे 15 नंबर का होगा, कैसे 8 नंबर का होगा, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो जो बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अभी मैं पढ़ने वाला हूँ तो आप ध्यान से सुन करके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बस एक बार सुनेंगे फिर एक बार खुद से पढ़ेंगे, रिवीजन के रूप में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर भारत में बेरोजगारी क्यों है, किस कारण से है, दूर करने के उपाय पूछा तो डायरेक्ट उसके पॉइंट लिखने से पहले आपको उसमें क्या लिखना होगा, आपको बताना होगा बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पूछा जाए और आपको क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है बेरोजगारी की समस्या का अर्थ या बेरोजगारी क्या है। ठीक है, बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है किसी देश में जब पढ़े लिखे होने के बाद भी किसी व्यक्ति को कोई काम ना मिले तो वहाँ पर उस पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेरोजगारी में बहुत सारे मद्दे जुड़ते हैं लेकिन मुख्य वही है जो मैंने आपको बताया है। अब समस्या क्या है तो देखिए उसमें ध्यान से पढ़िए। सामान्यतः जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और उस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। देखिए कितने सरल शब्दों में, कॉमर्स की भाषा में इसमें बता दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो और वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए समर्थ भी हो लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे कि वह जीविका कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार या पूरे समय के लिए कार्य ही नहीं मिलता तो इसे अल्प बेरोजगार की समस्या भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर समझ गए, व्यक्ति योग्य है, बुद्धि भी तीक्ष्ण है, सब कुछ सही है, बस उनको काम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो बेरोजगार हैं और ऐसी समस्या को हम बेरोजगारी की समस्या कहते हैं जो कि सभी देश में अलग अलग अनुपात में विद्यमान है। ठीक है, अगला है भारत में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या का एक अत्यंत जटिल एवं गंभीर समस्या ये है कि देश में बेरोजगार की समस्या व्यापक रूप से प्रचलित है तथा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना आती है, सरकार जब बदलती है वो 5 साल में बेरोजगारी कितना दूर करेंगे, क्या क्या रोजगार के अवसर लाएंगे, सब बताती है। लेकिन समय के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो ये हमारे शासन व्यवस्था को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, पर अब क्या है कहें। बेरोजगारी एक व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अभिशाप है क्योंकि यह व्यक्ति के लिए निर्धनता तथा समाज के पतन तथा राष्ट्र के मानवीय शांति की हानि का प्रतीक है। भारत में बेरोजगार की स्थिति का सही से अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितने लोग यहाँ बेरोजगार है क्योंकि अविश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है, विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। ऐसा अनुमान है कि प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख लोग बेरोजगार थे लेकिन अब यह संख्या बढ़ती जा रही है जो कि जून 2016 के अंत में देश में बेरोजगारों की संख्या 6 करोड़ 28 लाख व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। अब ये तो और भी बढ़ चुका हो, 2016 की गणना है, अभी तो 2023 चल रहा है। तो हम कहते हैं कि अभी लगभग 7 साल 8 साल बाद 9 साल बाद तो क्या ही पूछें कितना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया होगा। ठीक है, अब आना है भारत में बेरोजगारी के प्रकार प्रकृति। लेकिन आपको कारण पूछा है ना, तो कारण में ही ये पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उनको छोड़ देना है क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से कारण पूछा जाए एग्जाम में तो फिर वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। तो भारत में बेरोजगारी के कारण हेडिंग डालना है, पहला बताना है बढ़ती जनसंख्या। अब इसमें याद क्या रखना है, अंदर की थ्योरी बिल्कुल याद नहीं रखना है, कोई काम करनी है आपको याद रखना है इसके पॉइंट। पॉइंट 1 बढ़ती जनसंख्या, पॉइंट 2 दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पॉइंट 3 हस्तकला एवं लघु उद्योग की अवनति, चौथा है
यंत्रीकरण, है ना, यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण। 5वां पॉइंट है स्त्रियों द्वारा नौकरी और विदेशों से भारतीयों का आगमन। ठीक है, तो लगभग ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो बताया गया है, आपको इन पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। क्योंकि देखिए बढ़ती जनसंख्या के अंदर क्या लिखना है, सिंपल सी बात लिखनी है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी बेरोजगारी वहीं विद्यमान होगी। तो इस सन से लेकर इस सन तक, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक के हम कुछ करोड़ों में थे, अभी हम अरबों में चले गए हैं। हमारी जनसंख्या इतनी गति से बढ़ते जा रही है जिसके कारण एक बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण होती है। आप ये बता सकते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा नीति, यहाँ पर शिक्षा नीति बहुत ही बेकार है। यहाँ पर बेरोजगार पैदा इसलिए हो रहे हैं, बेरोजगार इसलिए ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद नौकरी के लिए हमारे पास सिर्फ सरकारी ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। हमें कहा जाता है कि आप डॉक्टर, वकील, पुलिस, इंजीनियर इत्यादि इनमें से चयन कर सकते हैं। जबकि अगर आप पैसा कमाना चाहें तो इसके मैं कहूँगा करोड़ शब्द भी कम है। इतने सारे साधन हैं उनके पैसा कमाने के आज के डेट में, लेकिन उस समय से ही शिक्षा का सबसे बड़ा दोष है, नहीं बताया गया है। दूसरा क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा में बताना है कि यही कि शिक्षा के सिद्धांत सही नहीं है, इसमें शिक्षा को सही तरीके से शामिल नहीं किया गया है। और जो हमारे शिक्षित हैं व्यक्ति हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्होंने भी हमें ठीक से नहीं बताया है। हस्तकला एवं लघु उद्योग, तो देखिए एक समय था जब हाथ से बनने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से बिकती थी। आज वो चीज़ें काफ़ी गायब ही हो चुकी है क्योंकि हमने विदेशी प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा। क्योंकि यहाँ से बनी वस्तु थोड़ी महंगी होती थी और वो चाइना के प्लास्टिक वगैरह से एकदम कम क्वालिटी की बनी हुई वस्तु सस्ते पे मिल जाती थी, लोग उसकी ओर आकर्षित होते गए। तो ये सब चीज़ का विकास नहीं हो पाया, सरकार ने भी प्रोत्साहन नहीं दिया इन लोगों को। यांत्रिकी और अभिउन्नतीकरण, इसका मतलब ये है हम अपने यहाँ कोई भी छोटा मोटा उद्योग देख रहे हैं तो वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है उस तरह के यंत्र मशीनें यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। अब विदेशों से बन के आ रहा है तो हो सके कीमत ज़्यादा है या उस पर सरकार बहुत सारा टैक्स लगा दे रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये सभी पॉइंट में अगर 6 पॉइंट बताए तो आप इसमें 10 पॉइंट भी फेंक के लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्यों बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके अंदर में डिटेल से लिखना है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा नौकरी, स्वतंत्रता से पूर्व बहुत थोड़ी सी स्त्रियां नौकरी करती थी, लेकिन आज इनकी प्रतिशत पहले से कहीं अधिक है। इससे पुरुष में तीव्र गति से बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, लो ये पॉइंट बता दिया कि पहले महिलाओं को नौकरी का वो नहीं था, अब उनको भी प्राथमिकता दे दी गई है। तो अभी जो लड़के या पुरुष जो बेरोजगार हो रहे हैं उनका एक ये कारण भी है कि अब इनको काम मिल रहा है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे कि बिलासपुर में जो मेन आपका पूरा कपड़ा दुकान का मार्केट था, पूरा गोल बाजार से लेकर वहाँ तक का, वहाँ पर पहले लड़के ही होते थे। लेकिन जब से भी 2-3 साल से लड़कियाँ काम में जाने लगी, घर से निकलने लगी, तो उनको काम में रख लिया गया। अब पहले जहाँ 1000 लड़के काम करते थे, अब वहाँ आप अगर आप 100 निकाल दिए तो बहुत बड़ी बात है। अब उनको निकालने का रीज़न ये भी है कि लड़के 1 साल अगर काम करते हैं 3-4 हज़ार में, तो उनको फिर तनख्वाह बढ़ा करके चाहिए, उनको 6,000-7,000 उससे ऊपर चाहिए। लड़कियों को 3,000 में भी अगर काम मिलता है तो वो कर लेते हैं खुशी खुशी। तो कम कीमत, और वो छुट्टी भी नहीं मारेंगे, उनको एंजॉय पार्टी वगैरह भी नहीं करना होता है। कई रीज़न है, आप समझ रहे हैं ना, वो सब आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से बेरोजगारी के कारण आप पॉइंट याद रखना है, अंदर में आप कुछ भी फेंक सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब दूर करने का उपाय, अब उपाय के भी पॉइंट को याद रखना, इसको और अच्छे तरीके से आप खुद से लिख सकते हैं। तो क्या बताया है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या नियंत्रित होगी तो बेरोजगारी की संख्या कम होगी। बहुत तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप बता देना है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम करना है। इसके लिए सरकार को और इंसान को जागरूक करना होगा, व्यक्तियों को जो आपके राष्ट्र के अंदर हैं। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, तो शिक्षा की जो पुरानी पद्धति थी उसमें परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला है कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास। तो जितने छोटे छोटे उद्योग थे जो अब बंद होने के कगार में है, वो कई बंद हो गए हैं, उनको फिर से विकसित किया जाए। उनके उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए जाए। जो उन्नत किस्म की यंत्र मशीनें बन चुकी हैं वो इनको फ्री में दी जाए, या इनको किस्त के रूप में दी जाए कि आप उसको रखो और इसके पैसे को किस्त में भुगतान करो, सालाना या वार्षिक करके, ताकि इनका काम भी बढ़ पाए, इनकी इनकम भी बढ़ पाए और देश में रोजगार की संख्या भी बढ़े। ठीक है,
प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, तो जो प्राकृतिक के साधन हैं जिनको बेच करके हम विदेशों से भी पैसा प्राप्त करते हैं, देश में भी उसको उपयोग करते हैं, इनका और अधिक से अधिक संरक्षण करें। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा चंदन के वृक्ष बाहर में कितने महंगे में बिकते हैं। तो ये सब प्राकृतिक संपदा है जिसको आपको संभाल के रखना है और उसका और उत्पादन करना है। इसी तरह से आपने सुना होगा कि अभी सऊदी अरब से इंडिया के लिए समुद्री रास्तों से वो बनाया जा रहा है जिसमें बुलेट ट्रेन चलेगी, पाइपलाइन बनाया जा रहा है, समझ लीजिए। वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसमें 2 पाइप रहेंगी, एक में ट्रेन का आवागमन होगा और एक में पानी जाएगा और एक में से पेट्रोल का आवागमन होगा, ठीक है। तो सऊदी अरब को पानी चाहिए, हमारे भारत से वहाँ पानी जाएगा और वहाँ से हमें जब जितना पेट्रोल चाहिए हमें पेट्रोल मिलेगा और हम ट्रेन से आवागमन भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसी तरह से बेरोजगारी दूर करने के उपाय में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास करना, गाँव में रोजगार उन्मुख नियोजन चलाना और बहुत सारी ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। इसमें तो बहुत कम पॉइंट दिया है बेरोजगारी को दूर करने के, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आज के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कि हम किस किस तरह से रोजगार पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐप आता है, कोई भी गेम आता है, बच्चे पूरे उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो सरकार को खुद से कुछ ऐसा ऐप, गेम्स या सोशल मीडिया ऐप डेवलपमेंट करना चाहिए जिसमें यहाँ के लोग अगर जो खाली फालतू पड़े हैं और व्यस्त भी हैं उसमें, उससे उनको इनकम जनरेट हो, क्योंकि उसमें उनको तो प्रॉफिट होना है अगर वो ऐप या गेम्स कुछ भी बनाते हैं। तो इस तरह से सरकार की नीति है, उनको सोचना चाहिए। भाई विदेश के लोग इतना प्लानिंग करके यहाँ पर भेजते हैं और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमने सिर्फ उसको बैन किया है, उसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब पॉइंट आप खुद से लिख सकते हैं जो कि और आकर्षक लगेगा। तो यहाँ पर इस टॉपिक में इनको रटना नहीं होता, टॉपिक याद करके हेडिंग वाइज आपको लिखना बस होता है, क्योंकि नंबर आपको अच्छे तरीके से उसी पे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे तो नीचे से 2 लाइन खींच लेंगे और ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे, या कलर पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा नीला ये पूरा ब्लैक में रहे ताकि अच्छा दिखे। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करता हूँ 5, 8, 15, ठीक है। तो केवल बेरोजगारी का अर्थ और कारण पूछा तो ये आपके 5 और 8 नंबर के लायक होते हैं। पूरा पूछ दिया, कारण भी, उपाय भी, अर्थ भी, तो फिर ये आपके 15 नंबर के लायक होते हैं, ठीक है। जाते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, ध्यान से देखिए, सुनिए। अगर आपने अब तक नहीं सुना है, इसको नहीं पढ़ा है, तो अभी सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में असंतुलित विकास होता है, जिससे कि एक भाग दूसरे भाग से अधिक विकसित हो जाता है, तो इसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय असंतुलन से ऐसा है, एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास से है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की एक चरम तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या उद्योग, साक्षरता, परिवहन, सामाजिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि दृष्टिकोण से काफ़ी असंतुलन पाया जाता है। हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विकसित हैं, जबकि कुछ राज्य जैसे कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि कुछ राज्य काफ़ी विकसित हैं, कुछ राज्य अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, हर तरह से, है ना। तो ये आपने समझ लिया क्षेत्रीय संतुलन। एक ही क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विकसित हो गए, कुछ नहीं हो पाए, या कुछ मध्यम स्थिति में है, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन, है ना। आगे बढ़ते हैं। खंडीय असंतुलन का अर्थ, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन में खंडीय असंतुलन को भी पूछ देते हैं क्षेत्रीय असंतुलन का उपयोग ना करके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब एक ही अर्थव्यवस्था या क्षेत्र के विभिन्न खंडों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, सिंचाई, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि में असंतुलन पाया जाता है, तब इसे खंडीय असंतुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कृषि विकसित स्थिति में होती है, तो कुछ क्षेत्रों में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में होती है।
किन्हीं उद्योग विकसित अवस्था में होती है तो कहीं पर अविकसित अवस्था में होती है। किसी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होती है तो कुछ राज्य में इनका अभाव पाया जाता है। इसे खंडीय असंतुलन कहते हैं। क्लियर है? पूरा समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें बढ़ना है वो है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो पहला कारण, प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन न होना। जो देश अपने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित प्रकार से विदोहन नहीं कर पाते वे अल्प विकसित रह जाते हैं, किंतु जो अपने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन कर लेते हैं वे विकसित देशों में गिने जाते हैं। इस प्रकार संसार के विभिन्न देशों में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइट ऑन कर दिया जाए, ये बात ठीक। हाँ, अगला, जनसंख्या की मात्रा एवं संरचना। जनसंख्या की मात्रा एवं उसकी संरचना भी विभिन्न देशों में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है एवं श्रम शक्ति की जनसंख्या में अनुपात कम रहता है उन देशों में धीमी गति से विकास होता है, किंतु वे देश जहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर सीमित है, जहाँ श्रम शक्ति का जनसंख्या के अनुपात अधिक है, वे अपना विकास तीव्र गति से करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के कारण देश में क्षेत्रीय संतुलन उत्पन्न हो जाता है। गरीबी की विद्यमानता, प्रायः यह देखा गया है कि अनेक देश निर्धनता या राष्ट्रीय गरीबी के कारण भी विकास नहीं कर पाते। गरीबी एक ऐसा कारण है जो ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है तथा विकास को रोकता है। जो गरीब नहीं हैं वे अपना विकास तेजी से कर लेते हैं। इस प्रकार गरीबी के कारण भी देश में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा औद्योगिकीकरण की धीमी गति। औद्योगिकीकरण की गति के फलस्वरूप भी क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। जो देश अपने यहाँ औद्योगिकीकरण की गति तेज कर लेते हैं वहाँ विकास की गति अधिक होती है। इसके विपरीत जो देश उसमें पीछे रह जाते हैं उनके यहाँ विकास धीमी गति से होती है। तो आपने देखा होगा सन 2014 से पहले मोबाइल का उतना क्रेज नहीं था। मोबाइल था भी तो हम सिर्फ चाइना फोन एक कीपैड इस्तेमाल करते थे, जो कि लगभग सभी के पास होता था, कुछ लोगों को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विदेशी कंपनी को आगमन दिया गया हमारे माननीय श्री मोदी जी के माध्यम से, कार की कंपनी, बाइक की कंपनी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के, आपने उनकी मूवी में देखा होगा जब उनको आमंत्रित किया गया तो यहाँ पर हमने आधुनिकीकरण को अपनाया। ठीक है, यांत्रिक विधि को अपनाई। इसी कारण से जहाँ पर चाइना के ही कुछ लोग लूट रहे थे वहाँ पर भारत के कुछ लोग जो यहाँ पर उनकी मोबाइल काफ़ी फेमस थी टच स्क्रीन में, जैसे कि मैक्रो था, कैनवा था, मैक्रोमैक्स, कैनवा और कार्बन, ये सब जो काफ़ी फेमस थे, इनका दाम बहुत ज़्यादा था। लेकिन पता चला कि 5-6 हज़ार रुपये में भी आप बहुत अच्छी किस्म की टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से जो क्रेज़ बढ़ा, अब मैं आपको क्या है बताऊं, अब आपको कीपैड नहीं दिखेगा लेकिन टच सबके पास दिखेगा, चाहे वो अभी 2 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, सबके हाथ में फ़ोन है ना। यही आधुनिकीकरण होता है, इसको भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक, इसका मतलब ये भी है कि अगर राज्य का शासन अच्छा है, वो विकास करना चाहती है, वो नए नए योजना लाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रीय असंतुलन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो खुद ही ढप है तो आपके राज्य को तो विकास होने से रहा। तो इसलिए जिस राज्य में जो नेता है, राजनीतिक नियम है, वो अगर सरल, सुगम और अच्छे विकास के लिए हैं तो विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाता। विदेशी सहायता एवं प्राविधिक ज्ञान। ठीक है, विदेशी सहायता, तो जैसे कि आपने सुना होगा लगभग 2016-17 की कुछ की बात है, जब जापान के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ घूमने आए थे तो उन्होंने भारत को जब देखा कि ये मेट्रो ट्रेन की स्थापना करने वाले भारत में भी, तो उन्होंने लगभग शायद 10 से 20 करोड़, मेरे ख्याल से 20 करोड़ का उन्होंने
लोन देने का वादा किया था, जिसको चुकाने की अवधि उन्होंने 20 साल की बात कही थी कि 20 साल बाद आप इसको चुकाइएगा बोल करके। तो ये कुछ विदेशी सहायता होती है। इसी तरह से वो अपने टेक्नोलॉजी देते हैं। मिशन मंगल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर रॉकेट से संबंधित काम के लिए अमेरिका से किसी विशेष साइंटिस्ट को बुलाए थे। तो होता यही है कि विदेशी सहायता होती है, हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं। तो अगर हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने ध्यान दिया तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर क्षेत्रीय संतुलन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, विकसित देश में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। पूरे राज्य के अंदर आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, सभी राज्य का विकास हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ नई तकनीकें किसी एक राज्य में निर्मित हुई है और उसे हम विभिन्न देशों राज्यों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सबका विकास होगा। और अगर हम इसको विदेशों तक भी पहुंचा दें तो हमारा और ख्याति बढ़ सकता है और हमारी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं इनके अंतर्गत, 1 से लेकर के 7 पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में इसे क्या पूछा जाएगा, पढ़ने वाले प्रभाव को समझाइए। ठीक है, तो प्रभाव ही अब महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद इनको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, देश का असंतुलित विकास होता है। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन से। यदि किसी देश में क्षेत्रीय असंतुलन होता है तो इससे उस देश की आर्थिक विकास असंतुलित हो जाती है, क्योंकि कहीं तो विकास तीव्र गति से होती है और कहीं नहीं हो पाती है ना। दूसरा, रहन सहन के स्तर में भिन्नता। जब किसी देश में विकास असंतुलन होता है तो देशवासियों के रहन सहन के स्तर में अंतर हो जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो चुके हैं वो थोड़े मॉडल में चले जाते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है तो उनका पहनावा, उनका खान पान अलग हो जाता है। वहीं पर जो पिछड़े हुए हैं, गांव के लोग हैं, उनका स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। ठीक है, संपत्ति का असमान वितरण। क्षेत्रीय संतुलन के कारण संपत्ति का वितरण ऐसे देश में समान नहीं होता। इसका कारण यह है कि विकसित क्षेत्रों में विनियोग की सुविधा के कारण संपत्ति तेजी से बढ़ती है और वहां के लोग अधिक धनवान बन जाते हैं, जबकि अविकसित क्षेत्र में रहने वाले लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं। जब भी कोई सुविधा होती है, नई नई टेक्निक आती है, तो वो विकसित देश में पहले जाती है, वहां से फिर अविकसित जगह में जाती है, तो उनका लाभ उनको पहले मिल जाता है, तो वो और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक संकट का खतरा। जिन क्षेत्रों में विकास हो जाता है वहाँ अति उत्पादन होता है, जबकि अविकसित क्षेत्रों में न्यून उत्पादन होता है। इस प्रकार ऐसे देश में आर्थिक संकट का खतरा बना रहता है। ये क्या हो रहा है भाई।